A test consists of true or false questions. 1 mark is awarded for every correct answer, while 1/4 mark is deducted for every wrong answer. A student knew answers to some of the questions. Rest of the question he attempted by guessing. He answered 120 question and got 90 marks. तो उसने ओवरऑल 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसे 90 मार्क्स मिले. और रूल ये है टेस्ट का कि करेक्ट करने के लिए एवरी करेक्ट आंसर के लिए उसे 1 मार्क मिलेंगे और इनकरेक्ट करने के लिए उसे 0.25 डिडक्ट कर लिए जाएंगे. ठीक है. सो उसने टोटल 120 क्वेश्चंस मार्क करे हैं, 120 क्वेश्चन मार्क करें और उससे टोटल मार्क्स जो मिले हैं वो 90 मार्क्स मिले हैं. तो हम लोगों को ऑब्वियसली इस पूरे सिनेरियो में इसे लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी. तो सबसे पहली बात, लेट ही मार्क्ड x क्वेश्चंस करेक्ट. ले सकता हूं ना कि उसने x नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट मार्क करे होंगे और y नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट मार्क करे होंगे. ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां से मुझे टोटल पता पड़ गया कि x प्लस वाई हो ना हो कितना हो जाएगा 120. आसान सी बात है, इजी. अब हर करेक्ट के उसको 1 मार्क्स मिलते हैं और हर करेक्ट इनकरेक्ट के 0.25 डिड्यूस होते हैं. तो इन सबको मिला के 90 मार्क्स बन रहे हैं. तो मार्क्स के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो करेक्ट करने के लिए हर करेक्ट के 1 मार्क्स, तो उसने अगर x करेक्ट करें तो 1x मार्क्स उसको मिल गए. सपोज करो x 50 था तो 50 मार्क्स उसको मिल गए. सपोज करो x 100 था तो उसे 100 मार्क्स तो मिल चुके हैं. पर इनकरेक्ट करने के जितने भी उसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट करे उसके कितने डिड्यूस हो रहे हैं 0.25. ठीक है. या फिर आप इसको 1/4 भी लिख सकते हो. ये करने के बाद में इसको ओवरऑल कितने मार्क्स मिल रहे हैं 90 मार्क्स. तो हमें 2 इक्वेशंस मिल गई. वी गॉट 2 इक्वेशंस. ठीक है. तो ये क्या बन गया, x माइनस इसको मैं लिख रहा हूं 1/4 y या फिर 0.25 भी ले सकते हो. इट्स अप टू यू, आप कैलकुलेशन को कितना आसान बना सकते हो. इज इक्वल्स टू 90. सो अपेरेंटली अगर इसको सिंप्लीफाई मैं करूंगा तो ये बन जाएगा 4x माइनस y. डिनोमिनेटर में 4 पूरा एलसीएम लिया और सामने भी जाएगा. सो 9 4s आर 36, 360. तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन और ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी. ठीक है. तो हमने इस पूरे सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया. इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे. इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं. पर अभी सवाल शुरू नहीं हुए, हमने सिर्फ इक्वेशंस बनाई है. If answers to all the question he attempted by guessing were wrong, then how many question did he answer correct? तो जितने उसने आंसर करे थे अटेम्प्ट करके, गैस करके, वो सब गलत थे. तो बताना है उसके कितने आंसर करेक्ट थे. तो टेक्निकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां से x फाइंड आउट करना है. ठीक है. हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गैस, और जो इसने सारे गैस करें वो सब गलत हुए हैं, इसलिए हमें y फाइंड आउट करना है. तो मैंने मेरी इक्वेशन भी ऐसे डिजाइन कर ली कि मुझे फटाफट से सारी चीजें मिल जाए. तो ओवरऑल मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा. सो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं इनमें क्या लगा सकता हूं, एलिमिनेशन मेथड. सो इक्वेशन 1 + 2 कर दिया, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक में प्लस का y है, एक में माइनस का y है. तो कितना हो जाएगा, x प्लस y इज 120. यहां पे कितना आ जाएगा, 4x माइनस y इज 360. y से y कैंसिल हो गया, यहां आ गया 5x, यहां आ गया 480. 480 divided by 5 is equals to x. 5 9s are 45. रिमाइंडर कितना बचा, 30. 5 6 are 30. So 96 क्वेश्चन उसके करेक्ट थे. बाकी सब उसने गैस करें. बाकी कितने गैस करें, 120 टोटल उसने आंसर करें. तो 120 में से 96 सब्ट्रैक्ट किया तो कितने बच गए, 24. 24 उसने गैस करें और ये गैस वाले सारे इनकरेक्ट थे. तो जो उनको सही, जो उस स्टूडेंट को सही आंसर्स पता थे वो 96 क्वेश्चन के आंसर उसको सही बताते. बाकी 24 क्वेश्चन जो उसने गैस करें वो सब गलत है. यही फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आंसर है. देखो, इफ आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली. तो इसने नहीं बोला कि कितने करेक्ट उसको पता थे एग्जैक्टली, कितने उसने गैस करें, वो हम लोगों ने हमारे यहां से निकाले. जो करेक्ट थे मैंने उनको x माना था, जो इनकरेक्ट थे मैंने उनको y माना था. बस मैंने उन दोनों को निकाल लिया कि करेक्ट उसके कितने हुए 96 और इनकरेक्ट कितने हुए 24.
If answers to all the question he attempted by guessing were wrong and answered 80 correctly, then how many marks he got? देखो अब सिनेरियो बदल दिया गया. ऐसा बोला गया है कि उसने 80 करेक्ट मार्क करे थे क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चन करेक्ट मार्क करें और बाकी जितने गैस करें वो सब गलत थे. तो करेक्ट करने के लिए उसको, मतलब हमने माना था हमारी इक्वेशन में कि करेक्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं x बोल रहा हूं. इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे? टोटल 120 हैं, तो इनकरेक्ट कितने हो गए? 120 माइनस 80 मींस 40. अगर वो 80 सही करता 40 रॉन्ग करता तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिलते? कैसे निकालेंगे? 80 टाइम्स 1 माइनस 40 टाइम्स 0.25. आसान सी बात है. 80 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा? 80. 40 टाइम्स 0.25 कितना हो जाएगा? 10. तो कितने मार्क्स उसको मिलते? 70 मार्क्स मिलते. आया समझ में? हो पा रहा है? कैच हो पा रहा है? If answers to all the question he attempted by guessing were wrong, then how many question answered correctly to score 95 marks? देखो अब एक और सिनेरियो है कि 95 मार्क्स लाने के लिए उसे कितने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करने थे, कितने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करने थे. तो आप बोलोगे सर ये कैसे होगा? कुछ नहीं करना. जैसे हमने फर्स्ट इनिशियल कंडीशन हमने बनाई थी कि 4x माइनस वाई इज 360. करेक्ट करने के 1 मार्क्स, इनकरेक्ट करने के 1/4 रिड्यूस हो रहे थे और वो मिला के 90 था. अब हमको उसको रिप्लेस करके क्या कर देना है? 95 कर देना और दोनों इक्वेशंस को फिर से साथ में सॉल्व कर देना है. तो वो करने के लिए बस यहां पे इसको आप 95 कर दो, क्योंकि इस बार वो बोल रहा है कि 95 टोटल मार्क्स होने चाहिए. तो यहां पे भी मैंने 95 किया. 95 फोर्स आर 380. तो हमारे लिए अब जो दो इक्वेशंस बन गई हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी. तो जो हमने स्टेप्स पहले काम में लिए थे वही सेम स्टेप्स हम लोग दोबारा से काम में लेंगे. x से 4x ऐड होके 5x बना, y से y सब्ट्रैक्ट हो गया. 120 और 380 इनका एडिशन कितना हो जाएगा? 500. तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू इस बार हमें मिल जाएगी एग्जैक्टली 100. तो अगर उसको 95 मार्क्स चाहिए तो उसको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे. बाकी भले ही 20 इनकरेक्ट हो जाए. अब सोच के देखो, 100 करेक्ट करने से उसको 100 मार्क्स मिल गए, बाकी बचे 20. हर इनकरेक्ट के लिए उसका 0.25 रिड्यूस हो रहा है. तो 20 इंटू 0.25 कितना हो गया? 5. तो 100 में से 5 रिड्यूस हो गए, उसको 95 ही तो मिलेंगे. सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन. आप इस डेटा का क्रॉस चेक भी कर सकते हो जो हमारी वैल्यूज आई हैं. गॉट इट? Amit is planning to buy a house and the layout is given below. The design and the measurements has been made such that the areas of 2 bedrooms and a kitchen together is 95 meter square. 2 bedrooms और kitchen आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका मिला के एरिया कितना है? 95 मीटर स्क्वायर. अब आपको लेआउट भी दिखाई दे रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है. इसकी विड्थ कितनी है? 15 मीटर. इसकी लेंथ कितनी है? 5 + 2 + 5 10 मीटर. इस रूम के लिए 12 मीटर, 12 ही बोला ना, 12 मीटर. इस रूम के लिए जो विड्थ है वो 5 मीटर है, बट उसकी लेंथ हमें नहीं पता, वो x है. किचन के लिए भी जो विड्थ है वो 5 मीटर है, बट लेंथ हमें नहीं पता, वो y है. तो सबसे पहली चीज जो इसने हमें बोला, क्यों ना उसके लिए हम एक इक्वेशन बना ले. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम दिस सिचुएशन. देखो जो उसने डेटा दिया है कि एरिया ऑफ रूम 1 प्लस एरिया ऑफ रूम 2 प्लस एरिया ऑफ किचन, ये सब मिला के 95 मीटर स्क्वायर में है. इक्वेशन बनाते टाइम पे यूनिट्स वगैरह लिखने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यूनिट्स को डिच कर सकते हो. रूम 1 का अगर मैं एरिया देखूं तो ये रहा रूम 1, कैसे शेप में है? ये रेक्टेंगल के शेप में. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ टाइम्स ब्रेथ या लेंथ टाइम्स विड्थ. तो 5x इसका एरिया हो गया. सिमिलरली रूम 2 को अगर आप देखो तो इसका भी कितना है? 5x इसका भी हो जाएगा. और ऐसे ही किचन का क्या हो जाएगा? 5y. सामने कितना आ गया? 95 मीटर स्क्वायर. 10x + 5y = 95 मीटर स्क्वायर या 95. LHS में से 5 कॉमन ले लो. 5 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा? 2x + y = 95. 5 से 95 को डिवाइड करा, कितने टाइम्स हो जाएगा? 19 टाइम्स.
तो हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी यहां से दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19। ये जो हमें रूम और किचन के एरियाज का रिलेशन दिया है उससे बनने वाली एक इक्वेशन मिल गई हमें 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19। साथ ही साथ ये x और y की भी रिलेशन है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। अभी हमने सिर्फ एक इक्वेशन निकाली है, इससे बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालनी है। अब आप नोटिस करो कि आपको x और y की एक और इक्वेशन कहीं बनती हुई दिख रही है क्या? बिकॉज विदाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लीनियर इक्वेशंस का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस हैं तो नोटिस करो कि इस पूरे प्लॉट की जो लेंथ है वो 15 मीटर है और वही लेंथ ऊपर x और y की टर्म्स में दे रखी है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 13। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और जब भी हमें दो इक्वेशंस मिल जाती हैं तो उसके बाद बस काम होता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है। तो हमने हमारा फर्स्ट टास्क कर दिया, दैट फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकंड टास्क है फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। इस पूरे लेआउट की आउटर बाउंड्री की लेंथ हमें चाहिए। देखो ये 15 और ये 12। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें पेरीमीटर चाहिए। तो ये 15 तो सामने भी 15 होगा, ये 12 तो यहां पे भी 12 होगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो 2 इंटू लेंथ इज 15 प्लस ब्रेथ इज 12, कितना हो जाएगा? 27 2s are 54 मीटर। आसान सी बात है, इजी। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। अब हमें हर बेडरूम और किचन का एरिया चाहिए। अब बेडरूम्स का एरिया या किचन का एरिया निकालने के लिए आपको ना एक्स और वाई इन वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो क्यों ना इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जाए। भाई इक्वेशंस बनाई इसलिए जाती है ना ताकि एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सके। सो कौन सा मेथड सबसे सूटेबल हो जाएगा? यहां पे हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। सो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19, यहां रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। सबट्रैक्ट किया, y से y कैंसिल हो गया, 2x में से x गया, x बचेगा, 19 में से 13 गया, कितना बचा? 6। तो जैसे हमें x की वैल्यू पता पड़ी हमने उठा के इसको इक्वेशन 2 में रख दिया, वैसे 1 में भी रख सकते थे। तो यहां से 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो बेडरूम का एरिया कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स x, 5 टाइम्स 6 मतलब 30। ऐसे ही किचन का एरिया क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स y, 5 टाइम्स 7 मतलब 35, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ बेडरूम 30 एंड एरिया ऑफ किचन भी पता पड़ गया 35 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम। इस लेआउट में जहां पे बेडरूम, बाथरूम, किचन एंड बेडरूम 2 है, इनको छोड़ के जो रीजन है वो लिविंग रूम का रीजन है। तो जैसे मैंने बोला है वैसे आपको इसका एरिया भी निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा लिविंग रूम का एरिया निकालने के लिए? दोनों बेडरूम्स का एरिया, किचन का एरिया और बाथरूम का एरिया, इन सबके एडिशन को टोटल एरिया में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो तो एरिया ऑफ लिविंग रूम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ लैंड, टोटल एरिया ऑफ लैंड जितना भी है, माइनस एरिया ऑफ रूम 1, रूम 2, किचन, एज वेल एज माइनस एरिया ऑफ रूम 1, रूम 2, किचन एंड एरिया ऑफ बाथरूम। एरिया ऑफ बाथरूम, देखो इस पूरे लैंड का एरिया कितना हो जाएगा? 15 टाइम्स 12 दैट इज 180 मीटर स्क्वायर। रूम 1, रूम 2 और किचन का एरिया मिला के कितना हो रहा है? 95। और बाथरूम का एरिया हो रहा है 2/5 दैट इज 10। सो 180 माइनस 105 कितना बचेगा? 75 मीटर स्क्वायर। आसान सी बात है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेइंग टाइल्स इन द किचन एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर। आपको किचन के अंदर 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से टाइल्स लगानी है। किचन का एरिया 35 मीटर स्क्वायर का, 35 टाइम्स 50 कर दो, वैल्यू निकल गई। तो 35 5s are
175, so final value will be 1750 rupees. तो ये होगी कॉस्टिंग किचन में टाइल्स लगवाने की, किचन के फ्लोर पे, वॉल्स पे नहीं. Dipesh bought 3 notebooks and 2 pens for ₹80. His friend Ramesh said that the price of each notebook could be 25. Then 3 notebooks would cost 75 rupees and 2 pens would cost ₹5. And each pen could cost 2.50 rupees. Another friend, Amar, felt that ₹2.50 for one pen was too little. It should be at least 16 rupees. Then the price of each notebook would also be 16 rupees. तो ये ना डेटा तो बस यही है, बाकी इसके दोस्त बैठ के सिर्फ अजम्पशन कर रहे हैं. ठीक है, अब तब तक मैं पता नहीं लगा सकता जब तक कोई एक्चुअल में दूसरा इंसान जाके शॉप से खरीद के ना लाए कुछ और अमाउंट ऑफ नोटबुक्स एंड कुछ और अमाउंट ऑफ पेन. सो Aditya also bought the same type of notebook and pens as Dipesh. He paid ₹110 for 4 notebooks and 3 pens. 4 notebooks and 3 pens के आदित्य ने 110 रुपीज पे करे. सो हम लोग इन दोनों सिचुएशंस को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं. मान लेते हैं लेट 1 नोटबुक कॉस्ट X रुपीज एंड 1 पेन कॉस्ट Y रुपीज. क्लासिकल मेथड ऐसा ही करते हैं. तो दिपेश के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80. ऐसे ही आदित्य के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 110. इजी. तो whether the estimation of Ramesh and Amar is applicable for Aditya. क्या आदित्य के लिए उनकी भी जो उन्होंने अज्यूम करा था कि हर नोटबुक 25 रुपीज की होनी चाहिए, इस हिसाब से इसने जो 4 नोटबुक्स ली हैं वो कितने की पड़ गई, 100 रुपीज की. आदित्य की इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन है. और हर पेन 2.50 रुपये का होना चाहिए. इसने 3 पेन्स लिए हैं तो 2.50 के हिसाब से 7.5 रुपीज और लगेंगे. तो ऐसे में वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 107.5 रुपीज. तो ये गलत हो गया. तो जो उसके फ्रेंड्स अज्यूम कर रहे थे वो काइंड ऑफ रॉन्ग है. अगर आप दूसरे फ्रेंड की भी बात मानो, उसका दूसरा फ्रेंड कहता है अमर, वो कहता है कि नोटबुक भी 16 रुपीज की होनी चाहिए और पेन भी 16 रुपीज के होने चाहिए. तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 16 प्लस 3 टाइम्स 16. तो 16 टाइम्स 7 बन गया, 16 7s are 112. ठीक है. तो जो सेकंड फ्रेंड था अमर, वो भी गलत बोल रहा था. मतलब मैंने पहले ही बोला था ये सिर्फ बता रहे हैं फ्रेंड्स, एक्चुअल में डेटा ये नहीं होगा. तो हमें डेटा कैसे मिलेगा, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके. तो हमेशा की तरह हम लोग क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. पर यहां पे डायरेक्ट एलिमिनेशन करने से हमारा काम नहीं हो सकता, बिकॉज वेरिएबल्स के फैक्टर्स अलग अलग हैं. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा. तो हम लोग इक्वेशन 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. So, equation 2 times 2 minus equation 1 times 3. ऐसा करने से दोनों में y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करने पे y एलिमिनेट हो जाएगा. तो इक्वेशन 2 times 2 मतलब ये हो जाएगा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 220. और इक्वेशन 1 times 3 का मतलब 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 240. सब्ट्रैक्ट किया, 6y से 6y कैंसिल, 8x में से 9x गया तो माइनस का x बचा, और 240 में से मतलब 220 में से 240 गया तो माइनस का 20 बचा. तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई.
x की वैल्यू 20 आई, मतलब क्या हुआ कि हर नोटबुक 20 रुपीज की है। इसको उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 80। सो 2y इज इक्वल्स टू 80 माइनस 60, तो y कितना आ जाएगा यहां से 20/2, कैंसिल करेंगे 10। तो एक पेन कितने रुपीज का आ रहा है, 10 रुपीज का आ रहा है। एक नोटबुक कितने रुपीज की आ रही है, 20 रुपीज की आ रही है। अब आप एस्टिमेशन लगा के देख लो। अच्छा, तो मैंने सारे पार्ट इसके सॉल्व कर दी, ठीक है। अब एंड में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखो, दीपेश ने 3 नोटबुक्स खरीदी, मतलब 60 रुपीज तो उसको नोटबुक के लग गए। 2 पेन्स खरीदे 10 रुपीज के, तो कितना हो गया 60 प्लस 20 80, सही है। एंड सेकंड पर्सन आदित्य ने 4 नोटबुक्स खरीदी 20 के हिसाब से, तो वो 80 हो गया। और 3 पेन खरीदे 10 रुपीज के हिसाब से, तो कितना हो गया 110 टोटल। आसान। तो एंड में आप चेक भी कर सकते हो। तो हमें एक तो ये बताना था कि उसके फ्रेंड्स सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, वो हमने देख लिया इक्वेशन बना के। हमें इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना था, मतलब इक्वेशन की फॉर्म में सिनेरियो को रिप्रेजेंट करना था, वो कर लिया। और एंड में हमें एग्जैक्ट कॉस्ट निकालनी थी पेन और नोटबुक्स की, वो भी निकाल ली। आसान सी बात है। Mr. R.K. Agarwal is the owner of a famous amusement park in Delhi. The ticket charges for the park is rupees 150 for children and 400 for adults. Generally, he does not go to the park and it is managed by the team of staff. One day, Mr. Agarwal decided to random check the park and went there. When he checked the cash counter, he found that 480 tickets were sold and the rupees 1,34,500 was collected. So let the number of children visited be X and the number of adult visited be Y. Determine the system of equation that model the problem. So मानना है हमें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने उस दिन आए थे वो X हैं एंड नंबर ऑफ एडल्ट्स वो Y हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम के लिए इक्वेशंस बनानी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। सो टोटल 480 टिकट्स वर सोल्ड, सो दैट मींस नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लस नंबर ऑफ एडल्ट, ये मिला के 480 होंगे। जितने लोग उतनी ही तो टिकट सेल होंगी। अब सेकंड इक्वेशन बनेगी अमाउंट पे, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है। अब अगर एक चिल्ड्रन का टिकट 150 का है तो 150 चिल्ड्रन का टिकट कितना हो जाएगा 150x। एक एडल्ट का टिकट 400 का है तो y एडल्ट का टिकट कितना हो जाएगा 400y, और ये सब मिला के टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हो गया 1,34,500 रुपीज। ये हो गई हमारी इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द पार्क एंड हाउ मेनी एडल्ट्स विजिटेड द पार्क। अब हमें x और y को फिगर आउट करना पड़ेगा। तो x और y को फिगर आउट करने के लिए मैं लगा रहा हूं इस बार सब्स्टिट्यूशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 480 माइनस y पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, पुट इन 2, और इस वाली इक्वेशन को मैंने 3 बोल दिया, हालांकि ये 1 ही है। तो कितना हो जाएगा 150 टाइम्स 480 माइनस y प्लस 400y इज इक्वल्स टू 1,34,500, राइट। तो 150 टाइम्स 480 कितना हो जाएगा, so that will become 72,000 minus 150y plus 400y, so ये हो जाएगा 250y, और 1,34,500 में से 72,000 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 250y इज इक्वल्स टू 62,500। सो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी 62500 अपॉन 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 250। सो नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने हो गए इस बार, नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने हो गए पार्क में 250, राइट। अब इसको उठा के हम लोग कहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन x इज इक्वल्स टू 480 माइनस y मतलब 250, तो x कितना हो जाएगा 230। सो मतलब उस दिन पार्क में 230 तो चिल्ड्रन थे और 250 एडल्ट्स थे।
So number of children 230 and number of adults 250. How much amount collected if 300 children and 350 adults visited the park? देखो हर चिल्ड्रन का टिकट है 150 रुपीज का, सो 300 टाइम्स 150 कर दो, प्लस हर एडल्ट का टिकट है 400 का, तो 400 टाइम्स 350 कर दो. सॉल्व करोगे 15 3 45, ये हो गया 45,000 और 35 4 140, तो ये हो गया 1,40,000. ऐड करोगे 1,85,000 रुपीज. लास्ट है, वन डे टोटल विजिटेड चिल्ड्रन एंड एडल्ट टुगेदर इज 750 and the total amount collected is 2,12,500. What are the number of children and adult visited that park? फर्स्ट क्वेश्चन का सेम है, बस कंडीशन बदल दी गई है. आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल बदल के यहाँ पे कितने कर देना है 750, एंड टोटल अमाउंट चेंज करके क्या कर देना है आपको 2,12,500. और सारा प्रोसीजर वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन में करा था. आसान हो सकता है, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर लगाना है. इक्वेशंस हमारे पास में आ गई है. हम लोग इस बार चीजों को थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए ना एलिमिनेशन लगाएंगे. सो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 400 से, ताकि इक्वेशन 1 और 2 में कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए, और उसमें से इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा. सो इक्वेशन 1 टाइम्स 400 माइनस इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 को 400 से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 400x प्लस 400y इज इक्वल्स टू 75 4 जार होता है 300. फिर एक जीरो वहां का, फिर सिंस मैंने 400 से मल्टीप्लाई करा है 2 जीरो को, तो कितना हो गया ये 3 लाख. ठीक है. अच्छा, हमारी सेकेंड इक्वेशन तो एज इट इज रहने वाली थी, तो 150x प्लस 400y, और यहां पे कितना आ जाएगा 212,500. बस सब्ट्रैक्शन ही तो करना है. नीचे वाली क्वांटिटीज के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 150x हो जाएगा, ये माइनस का 400y हो जाएगा, ये माइनस का 2,12,500 हो जाएगा. 400y से 400y को सब्ट्रैक्ट करा, 400x में से 150y सब्ट्रैक्ट हुआ, तो कितना बच गया 250x. 3 लाख में से 2,12,500 सब्ट्रैक्ट हुए, तो कितने बच जाएंगे 87,500. तो यहां से x कितना आ जाएगा 87,500 अपॉन 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 3 75, रिमाइंडर कितना बच गया 125, 25 5 25, और एक जीरो तो है, तो देयर वर 350 चिल्ड्रन. अगर 350 चिल्ड्रन थे, यहां पे आप 350 पुट करोगे, सो 350 प्लस y इज इक्वल्स टू 750, तो y कितना हो जाएगा 400 एडल्ट्स. इतना इजी था. Jodhpur is the second largest city in the Indian state of Rajasthan and officially the second metropolitan city of the state. Jodhpur was historically the capital of the kingdom of Marwar, which is now the part of Rajasthan. Jodhpur is popular tourist destination featuring many places, forts and temples set in the stark landscape of the Thar Desert. It is popularly known as the Blue City among people of Rajasthan and all over India. The old city circle the Mehrangarh Fort and bounded by wall with the several gates. The city has expanded greatly outside the wall, though over the past several decades, Jodhpur is also known for the rare breed of the horses known as Marwari or Malani, which are only found here. इसका हमारे क्वेश्चन से ज्यादा कोई मतलब है नहीं. ठीक है, क्वेश्चन इस बारे में नहीं होगा. बहुत कम केस बेस ऐसे होते हैं जिनमें काम की इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है. अब आप जब केस बेस पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा ये तो फेयर के ऊपर बेस्ड है. सो
Last year we visited Jodhpur in the group of 25 friends. When we went to Mehrangarh Fort, we found following fare for the ride. Some people choose to ride on horse and rest choose to ride on elephant. देखो हॉर्स के लिए नॉर्मल आवर्स जो होते हैं तब 50 रुपीज प्राइस है और पीक आवर्स में 3 टाइम्स हो जाती है प्राइस, मतलब फेयर, और एलिफेंट के लिए 100 रुपीज और पीक आवर्स में 2 टाइम्स. ठीक है. First day we rode in normal hours and we paid 1950 for the ride. Let X be the number of the horses hired and Y be the number of elephants hired. Which of the following is correct system of equation that model the problem? अब आपको मान के चलना है एक हॉर्स पे एक ही ह्यूमन बैठेगा और एक एलिफेंट पे एक ही बैठेगा. अब ज्यादा दिमाग लगा के मत बोलना एलिफेंट तो बड़ा है वहां पे 2-3 बैठ जाएंगे. अगर वो बोलता तो मैं बैठा देता. ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग कर सकते थे, बट उसने ऐसे बोला नहीं ना. तो ये टोटल 25 लोग थे, तो हो ना हो इन्होंने हॉर्सेस और एलिफेंट मिला के 25 हायर करे होंगे. तो x नंबर ऑफ हॉर्सेस, y नंबर ऑफ एलिफेंट्स, ये मिला के कितने होंगे 25. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई. एक हॉर्स को नॉर्मल आर पे हायर करने के कितने रुपीस लग रहे हैं 50 रुपीस. तो हॉर्सेस के ऊपर कितना खर्चा हो गया 50x. ऐसे ही एक एलिफेंट को नॉर्मल आर्ट्स में हायर करने के कितने रुपए लग रहे हैं 100 रुपीस. तो ये कितना हो जाएगा 100y और टोटल अमाउंट कितना बैठ गया 1950 रुपीस. अब अगला सवाल यही होगा, हाउ मेनी हॉर्सेस वर हायर्ड एंड हाउ मेनी एलिफेंट्स वर हायर्ड. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कुछ भी लगा दो. हम लोग लगा देते हैं एलिमिनेशन. तो इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो माइनस इक्वेशन 2 कर दो उसमें से. तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y 25 50s आर 1250. नीचे आ जाएगा 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 1950. अब आप देख रहे हो कि सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट वाली इक्वेशन के कंपैरिजन में बड़ी हैं. तो घबराने की कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्ट करते जाना है आपको. 50x से 50x कैंसिल, ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का. 50y में से माइनस 100y गया तो माइनस का 50y बचेगा. 1250 में से 1950 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 700 बचेगा. ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड से नेगेटिव हटा देंगे हम लोग. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 अपॉन 50, कैंसिल आउट करा कितना आ गया 14. तो 14 एलिफेंट्स वर हायर्ड. अगर यहां पे हम लोग 14 एलिफेंट रख दें, पुट y इज इक्वल्स टू 14 इन 1, तो x कितना आ जाएगा 25 माइनस वाई. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 14 मीन्स 11. तो 11 हॉर्सेस एंड 14 elephants were hired. Next day we rode in the peak hours. Then how much total fare was paid by our group? Next day वो कहता है कि हम लोगों ने ना पीक आवर्स में राइड करी. अब इस बार ये नहीं बोल रहा कि आपको इस बार ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कितना अमाउंट टोटल लगा है, इस बार आपको निकालना है. तो सेकंड पार्ट करने के लिए, सॉरी थर्ड पार्ट करने के लिए आपको यही मान के चलना है कि नेक्स्ट डे इन्होंने इतने ही हॉर्सेस और इतने ही एलिफेंट लिए होंगे. ठीक है, तो पीक आवर्स में प्राइसेस क्या हो जाते हैं, अगर x नंबर ऑफ हॉर्स लिए तो पीक आवर्स में हॉर्स का हो जाता है 3 टाइम्स इंटू 150, और अगर y नंबर्स ऑफ एलिफेंट्स लिए तो पीक आवर्स में कितना हो जाता है ट्वाइस, दैट इज 200. तो ये हो जाएगा 150x प्लस 200y. अब अगर मैं x और y की वही वैल्यूज यूज कर लूं जो इन्होंने फर्स्ट डे पे यूज करी थी, तो मैं एक्चुअल अमाउंट भी निकाल सकता हूं. सो 150 टाइम्स 11 प्लस 200 टाइम्स 14 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1650 प्लस 14 2 जार 2800. कितना आ जाएगा 4450 4450. और पहले इनको पड़ा था 1950. तो इसलिए कहते हैं ना पीक सीजन में कभी नहीं जाना चाहिए. देखो कितना पड़ गया, डबल से भी ज्यादा, 3800 से भी ज्यादा. तो यही सवाल है,
व्हाट इज द इंक्रीज इन द टोटल फेयर बिकॉज ऑफ द पी कार। ठीक है तो बढ़िया ना, अपन सारे दिमाग सारा लगाएंगे। तो 4450 माइनस 1950, अब ट्रैक करोगे कितना हो जाएगा, 0044 माइनस 19 कितना हो गया 25। सो 2500 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया सिर्फ पी कार्स में जाने की वजह से। गॉट इट।